चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शशि रंजन की तीखे सवाल और आज सवालों का सामना कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, आईएनएलडी के बड़े कद के नेता और सबसे छोटे, सबसे कम उम्र के सांसद। ये आपकी पार्टी गठबंधन कर रही है, कर लिया बीएसपी के साथ, लेकिन कई लोग ये सवाल उठाते हैं, आपके घर के अंदर वाले भी, और अपोजिशन तो खैर मजा लेती ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। वो कहती है कि 2019 तक ये गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी किसी की है? क्या व्यक्ति को ये पता है वो अगले पल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? मगर जहाँ एक वचन की बात है, जहाँ एक साथ की बात है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ 2019 के अंदर चाहे लोकसभा और विधानसभा साथ हो चाहे अलग हो, इंडियन नेशनल और बसपा दोनों मिलकर इसी मजबूती के साथ ये चुनाव भी लड़ेगी और प्रदेश और देश के अंदर सत्ता परिवर्तन भी लाएगी। इस गठबंधन में कुछ और डंडे झंडे? बिल्कुल, मैं तो उम्मीद रखता हूँ। कदम उठा है जेडीएस के साथ, सपा आज साथ खड़ी है और उम्मीद रखता हूँ। आप तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बताइए ना, हरियाणा में जेडीएस क्या करेगी, सपा क्या करेगी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कुछ डंडे झंडे और आएंगे क्या? बचे कितने हैं? नहीं, कुछ नए भी हैं। आपसे पूछ रहा हूं, कुछ हैं पर्दे के पीछे भी। पहले हुआ करते थे, उन लोगों को आपने कांग्रेस में भेज दिया। अब कोई नया उभरेगा तो समय ने पिछलों को भी रास्ता दिखाया है, भविष्य में भी दिखाएगी। नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ झंडे कुछ डंडे के साथ तैयार हैं। जहाँ लेकिन सुना आपकी पार्टी में उस पर आम सहमति नहीं बन पाती है। यहाँ गठबंधन की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा मजबूती के साथ लड़ेगी और आने वाले भविष्य में भी दोनों इसी मजबूती के साथ चुनाव में आपको दिखेगी। सुना कि आरती राव से आपकी मुलाकात हुई है या होने वाली है? मैं तो आज तक मिला नहीं, लेकिन सुना है योजना है आपकी कि आरती राव से मिले। अगर किसी ने ये बात आपके सामने रखी है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जरूर राव इंद्रजीत जी पार्लियामेंट में मिलते हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे स्कूल के पढ़े हुए हैं सनार के, मगर उसके सिवाय मुझे लगता है कि ना तो मेरी कभी मुलाकात हुई, ना आने वाले भविष्य में ऐसी कोई चर्चा है। अगर होगी तो जरूर सबसे पहले आपको खबर करूंगा और फिर मिलकर। मतलब अगर इंसाफ पार्टी, चूंकि वो झंडा डंडा भी आजकल सुना है, राव साहब का झंडा डंडा दोनों परेशान है बीजेपी में, तो एक चर्चा थी कि किसी व्यक्ति का किसी संगठन में खुश रहना ना खुश रहना, आज भारतीय जनता पार्टी में उनके कैडर के कितने विधायक हैं, उनके कैडर के कितने सांसद हैं, वो आप बता दो, और कितने मांग के लाए हुए हैं। और मुझे लगता है जो मांग के लाए हुए हैं उनमें से आज एक भी खुश नहीं। अगर राव इंद्रजीत सिंह बाहर निकलते हैं, देखिए उस चीज पर भी फैसला किसी को पार्टी के अंदर लाने का, किसी को पार्टी के साथ जोड़ने का, ये अंतिम फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। एक बार बहुत चर्चा राजनीतिक गलियारों में उठी है ना, कि जब बीएसपी का गठबंधन, वो स्टोरी मैंने ही ब्रेक की थी जी हरियाणा में, तब ये चर्चा थी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। आप राज बनाओ, राज बनेगा तो 2 की, अगर कानून प्रावधान करेगा कि 3 रखने पड़े और कार्यकर्ताओं को राज मिल रहा है तो जरूर उस पर भी कदम उठाए जाएंगे। हाँ, मतलब वनवास। एक मेरी व्हाट्सएप पे किसी से बात हो रही थी, आईएनएलडी के एक बड़े समझदार, मैं उनको मानता हूँ, तो हमने कहा ये क्या खिचड़ी पक रही है। तब ये राव इंद्रजीत सिंह की भी बात हवा में थी। देखिए आज हालांकि स्थिति की बात है शशि, स्पष्ट कर दूं जी, आज के दिन जो परिस्थितियां, इसके अंदर केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर और बहुजन समाज पार्टी का कैडर मिलकर चुनाव लड़ रहा है। भविष्य की कोई परिस्थितियां बनेगी, कोई बीजेपी से आएगा, कोई कांग्रेस से आएगा, कोई किसी और दल से आएगा, कोई शायद बिल्कुल जमीन से खड़ा होकर रातों रात नेता बन जाएगा, तो भविष्य है ना आपको पता ना मुझे पता। मगर आज की परिस्थितियों में दोनों संगठन इसी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मैं तो आपको बताऊं, जब हम फील्ड में जाते हैं और बसपा के कार्यकर्ताओं को देखते हैं, मुझे लगता है कि कई बार हमारे से ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर दिखती है कि उनको राज बनता दिख रहा है। और इस बनवास को अगर कोई पूरा कटवाएगा और राज बनवाएगा 14 साल बाद, तो उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का भी बहुत योगदान रहेगा।
आपकी पार्टी के बारे में जब मैं ओपिनियन पोल कर रहा था रिसेंट, अभी जो मेरा ओपिनियन पोल चल रहा था ब्लैक बॉक्स, मुझे बहुत जगह ये देखने को मिला, खास कर करके जो अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके थे उनमें मैं पर्सनली भी गया, जब सर्वे की टीम तो कर ही रही थी, मैं पर्सनली गया और फीडबैक के लिए, तो वहाँ पर एक जनरल ओपिनियन था कि आईएनएलडी को वोट देने से नुकसान हो सकता है। मैंने कहा क्यों? मेवात में ही आपके 2 एमएलए हैं, एक इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा ऐसा क्यों? एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि आईएनएलडी अगर बीजेपी को कभी कम ज़रूरत ज़्यादा कम पड़ जाए तो आईएनएलडी सेकंड बार का देर नहीं लगाएगी और उनको बीजेपी को समर्थन दे देगी। और हाँ, वो एक समुदाय है, वही बात आ गई कि भविष्य की है वो इसलिए इसलिए कि जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तो आपकी पार्टी ने बिना किसी शर्त के समर्थन दिया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये एक बना हुआ है। आपकी और बीजेपी की गठबंधन की सरकारें भी रही हैं, सहयोगी जरूर, ये लगता नहीं है कि आपको नुकसान? इतिहास में हम जरूर सहयोगी रहे थे, मगर जहाँ भविष्य की बात है, आज इस देश के अंदर जिस प्रकार से भाईचारे को, चाहे वो जात के नाम पर हो चाहे धर्म के नाम पर, डिवाइड करने का प्रयास किया गया निरंतर। और हरियाणा प्रदेश में आपने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं सुनी थी। आज तो हमारे प्रदेश में एक नहीं अनेकों ऐसे इंसिडेंट हो गए जहाँ आपसी विवाद इस प्रकार से बढ़ाए गए। तो मुझे लगता है कि एक एक लोकदल का कार्यकर्ता आज इस विचारधारा के विरुद्ध है जो इस देश को बांट रही है। और आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि 19 के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, उनके साथ हम आपको खड़े नहीं दिखे। बीजेपी के साथ? जी। कांग्रेस के साथ क्या स्थिति हो सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए मैं आपको कोट नहीं करूँगा। हाँ। किसने ये चीज़ कही थी? मेरे एक बहुत ही आदरणीय ने, जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो ये नहीं बताया कि इस दवाई से एलर्जी, उन्होंने कहा कांग्रेस से एलर्जी। जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद कर दिया, जिनने हमारे पार्टी के मुखिया के ऊपर, प्रधान महासचिव के ऊपर ऐसे आरोप लगा के आज उनको सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया, हम किस मुंह से आज उनके साथ खड़े मिले? आज जो देश ये तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज जो देश की परिस्थिति है, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं उसको ही आगे बढ़ा दूँ। ये नीतीश कुमार एनडीए में थे, लालू यादव का केस जो है उस वक्त एक्टिवेट हुआ, वो नीतीश कुमार लालू यादव मिल सकते हैं, ये मायावती अखिलेश मिल सकती हैं, ये जेडीएस को कांग्रेस जाके, जेडीएस और बीएसपी का गठबंधन है, कांग्रेस जाके समर्थन दे सकती है। मैं तो कई दफ़ा मजाक में कहता हूँ कि क्या पता कल बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन हो जाए। यहाँ तो कब किस में गठबंधन हो जाएगा सर, मतलब बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां होंगे, लेकिन वो पॉलिटिक्स के बारे में, आज की तारीख में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में और गठबंधन के बारे में कोई मतलब डंके की चोट पर अगर कोई भविष्यवाणी कर दे ना, तो ये जो आप लोगों की जो जमात है सर पॉलिटिकल पार्टीज की, वो सब हमारे जैसे लोग सब फेल हो जाएं। ये सारी जमातें ऐसी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक आदमी हो, चाहे कोई हो खेल से जुड़ा आदमी हो। आज के दिन ये हालात, आईपीएल आप देखते हैं जी, जहाँ वर्ल्ड कप में तो एक दूसरे को गाली देते हैं, बैट से मारते हैं, वहाँ आईपीएल में साथ खड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। वो एक अलग गेम है। आप पत्रकारिता लीजिए, आप एक चैनल से दूसरे चैनल के रिपोर्टर को, वो तो सर हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं ना, हम नौकरी कर रहे हैं सर, यहाँ नौकरी की, वहाँ नौकरी की, उसका हम पारिश्रमिक लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तनख्वाह आप लेते हैं, मगर जो आप बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन हरियाणा के 2 चैनलों का गठबंधन तो नहीं होता है ना सर, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं अपना। क्यों नहीं होता? क्यों गठबंधन कहाँ होता है? कितने चैनल चुनाव में थे? 12 थे पिछले विधानसभा में। हाँ। अब 5 रह गए भाई, 5 रह गए, किसी ने किसी को टेक ओवर कर लिया। अब आप बोलेंगे कि कोका कोला को इसने टेक ओवर कर लिया, आइडिया को, भाई ये कंपनी है तो उसका फाइनेंशियल, ये मर्जर थोड़ी हो रहा है सर आपका। आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई जी, हाँ, राहुल गांधी जी के लिए कितने शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करते थे जी, और आज उनकी जय बोल रहे हैं। वो मर्जर ही है। मतलब कांग्रेस के साथ आपका
कभी कुछ होगा नहीं ना। मैं आपको ये पूर्ण विश्वास दिला देता हूं, बीजेपी के साथ नहीं होगा। इस बार 2019 के अंदर दोबारा 87 जैसा माहौल बनेगा जहाँ रीजनल पार्टीज को एक होना पड़ेगा, और एक होना पड़ेगा 89 जैसी लहर लाने के लिए। अच्छा ठीक है, बीजेपी और राजकुमार सैनी भी सुना है कि एक अलग पार्टी बना रहे हैं। मैंने आज तक 3.5 सालों में जिस व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, ना मैं आपके चैनल पे बोलता। नहीं, मैं आप खिलाफ बोले ना बोले सर, हरियाणा की धरातल की बात है। राजकुमार सैनी एक पार्टी बना लेंगे, आम आदमी पार्टी एक आ जाएगी, मान लीजिए इंद्रजीत सिंह, अगर तब की तब स्थिति होगी, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी हो गई तो क्या आईएनएलडी और ये सब का एक गठबंधन बन सकता है क्या? स्वागत करता हूँ आम आदमी पार्टी को। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इनने हिसार में भी कैंडिडेट उतारे थे, बची 9 सीटों पर भी कैंडिडेट उतारे थे। मैंने जब भी स्वागत किया था कि केजरीवाल जी हिसार पड़े हैं, आइए, आपका स्वागत है, आकर लोगों को जागरूक कीजिए। हरियाणा की जनता को जरूरत है आपकी, और लोगों ने 35,000 वोट दिए थे 16 लाख वोटों में से। मैं तो कहता हूँ आइए, दिल्ली की परिस्थितियां बहुत अलग है। दिल्ली के अंदर बातें घुमानी और बातें करनी बहुत आसान है, एलजी के घर में बैठना बहुत आसान है। हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। दिल्ली की तरह पैसिव नहीं है कि सुबह नौकरी के शाम को आ गए, ये देखना है टूटी में पानी आ रहा है, बिजली आ रही है। हरियाणा की जनता तो ये देखती है सड़क भी बनी है, स्कूल भी डेवलप हुए हैं। नहीं मतलब पॉलिसी क्या, केजरीवाल साहब को अपने न्योता अखाड़े में लड़ने के लिए बुला रहे हैं या गठबंधन में बुला रहे हैं? मैं तो अखाड़े की बात कर, आज जब मैदान की जब बात करी जाती है तो अखाड़े में तो 2 कुश्ती कर सकते हैं, मगर ये तो ऐसा अखाड़ा है जिसके अंदर चाहे 100 आए तो 100 को कुश्ती इकट्ठे करनी पड़ेगी। मतलब गठबंधन, क्योंकि मैंने जो जिक्र किया था वो गठबंधन के हिसाब से किया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। जिसने आना है, जिसने पार्टी बनानी है, हरियाणा की धरती पे पूर्ण आपका बहुत स्वागत है। नहीं, ये जितनी पार्टीज नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस हैं, इनका कोई गठबंधन हो सकता है क्या हरियाणा में? मैं देश की बात कर रहा था जी, जहाँ रीजनल पार्टीज को साथ आना पड़ेगा। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा था। प्रदेश में तो सबसे मजबूत रीजनल पार्टी लोकदल है, और मुझे नहीं लगता कि हमें बसपा के सिवाय आज बसपा के साथ आने से जो मजबूती मिली है किसी और की जरूरत। पहले तो आप बसपा के भी यही, पहले तो आप आईएनएलडी कहते थे कि किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमारा तो लोगों के साथ गठबंधन है। मैं आपको बोलता हूँ 1 और 1 11 होते, तो कहीं ना कहीं हमें तो मजबूती मिली है, कमी तो नहीं आई। मतलब स्टेटमेंट में फर्क आया ना सर वक्त के साथ, गठबंधन के पहले वाला और बाद वाला। अगर मेरी या अभय सिंह जी की या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कोई स्टेटमेंट आपके पास है जहां हमने कहा, क्यों आप ये नहीं कहते थे कि हमारा तो लोगों के साथ गठबंधन है, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है? ऐसी स्टेटमेंट हमने दी हो कि हम बसपा के साथ? नहीं, बसपा नहीं, आप ये कहते थे कि हमारा तो लोगों के साथ गठबंधन है। आज भी कहते। अगर ये संगठन खड़ा है और हम 27 लाख वोटों तक पहुंचे हैं 1.5 करोड़ के अंदर, तो मुझे लगता है वो लोगों का प्यार और स्नेह ही था जिनने हमें इतनी मजबूती दी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, और जरा दुष्यंत जी से पूछते हैं कि 1 दिसंबर 2017 को कोई टोल का खंबा उखाड़ने वाले थे, वो खंबा उखड़ा कि नहीं उखड़ा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त के सवालों का सामना कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। ये मैं दुष्यंत जी, आपको पता है जब मैं इंटरव्यू करने जाता हूँ तो पढ़ लिख के जाता हूँ, थोड़ी बहुत जो पढ़ाई लिखाई है। मैं कहीं पे देख रहा था कि कुछ टोल वोल उखाड़ने का आप बड़ा कसरत कर रहे थे। मैयड़ टोल का क्या हुआ? और ये सवाल एक दर्शक ने ही भेजा है। दुष्यंत चौटाला जी ने पार्टी के साथ जमकर प्रदर्शन किया था और टोल प्लाजा को हटाने का दावा किया था। टोल का पहला खंबा 1 दिसंबर 2016 को उखाड़ने वाले थे। शशि जी, जरा दुष्यंत जी से आपकी मुलाकात हो तो नीम के पत्ते के साथ 1 दिसंबर 2016 की तारीख और वो खंबा याद दिलाइए। 2017 2017 बिल्कुल जी। और शशि जी बड़ा अच्छा
जिस भी भाई ने भेजा है मैं धन्यवाद करूंगा कि उसने मेरे को याद दिलाई, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जो हमने टेक्निकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछी थी, मगर चालाकी क्या करी कि ये गैजेट निकालती है गवर्नमेंट, जिसके अंदर लोगों के रिव्यूज की भी जरूरत नहीं होती और कानूनी प्रावधान आते हैं। एक केस चला था चेन्नई के अंदर जहां टोल 10 किलोमीटर के शहर की लिमिटेशन के अंदर नहीं खुल सकता था, तो वहां 7.5 किलोमीटर में खोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया और उसकी मूवमेंट की बात आई, तो नाही ने एक गैजेट निकाल के कह दिया कि हम 5 किलोमीटर में भी टोल लगा सकते हैं, ये हमारी गैजेट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया। एक टोल फिर 5 किलोमीटर के अंदर आया बनारस में, उस पर स्टे लगा दिया गया, ये टोल नहीं खुलेगा। उसके बाद एक गैजेट आई 2.5 किलोमीटर की। जब हांसी वाली बात आई, मैयड़ वाली बात आई, तो ये हिसार और हांसी के दोनों लिमिट्स में, जो कि हमने वहाँ परिषद और निगम से रिटर्न में लिया, ये 2.5 किलोमीटर के अंदर आ रही थी। इनने ये चालाकी करी कि जब हम इस लड़ाई को लेकर पहुँचे, उससे 10 दिन पुरानी एक गैजेट निकाल के उसको कह दिया कि आप निगम के अंदर भी टोल लगा सकते हैं। मगर आज हिसार तो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया कि हिसार से कोई जयपुर जाए, हिसार से कोई सिरसा जाए, बरवाड़ा जाए या हांसी आए, चारों तरफ टोल लगा दिए गए। उसके बाद इनने एक कदम उठाया कि हिसार के लोगों को रिलीफ देने के लिए हम एक पॉलिसी फॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे, जो गडकरी जी के पास आज भी पेंडिंग है, कि 250 रुपये के अंदर आपके सारे टोल जो आपके निगम लिमिट्स में, हम उनको फ्री करेंगे। अगर वही हांसी की व्यक्ति की बात है कि तो इन फ्यूचर हांसी जींद रोड पे भी टोल लगेगा, हांसी बरवाड़ा रोड पे भी टोल लगेगा, हांसी भिवानी रोड पे भी टोल लगेगा, और आज हांसी रोहतक के बीच में भी टोल। तो इन फ्यूचर हांसी वालों को भी हर चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। जहाँ टोल फाड़ने की बात थी, आज कानूनी तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्ट्रांग है। 3 ऐसे केसेस हैं जो टोल के बारे में है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज सब जुडियस है। मैं उसमें पार्टी भी बन सकता हूँ, मगर आज जहाँ हमने कानूनी सलाह ली, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस पर क्या फैसला आएगा। मगर इस मुहिम का एक बेनिफिट हुआ, जहाँ सरसोद बिचपड़ी के ऊपर 125 करोड़ का एक फ्लाईओवर हमने अप्रूव करा दिया। 2 अंडरपासेस चौधरीवास और मुकलान गांव के हमने मंजूर कराए। 4 हाईवे के जो कट्स नीति आयोग की वजह से नहीं बन रहे थे, लगभग 35 करोड़ रुपए का एक कट था, वो 2 बरवाड़ा बाईपास पे, 2 हिसार बाईपास पे हमने मंजूर करा। तो मुझे लगता है कि जो हमने एक्सरसाइज वहाँ करी, हिसार के लोगों को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के तौर पर 500 कुछ करोड़ रुपए का बेनिफिट जरूर मिला। जहाँ टोल हटाने की बात है, मैं तो एक बर्डन मानता हूँ टोल को, कि हम रोड टैक्स देते हैं जब गाड़ी खरीदते हैं, जब हम गाड़ी में तेल भरवाते हैं तो 8 रुपए रोड डेवलपमेंट का सेस देते हैं, तो सब और उसके बाद टोल दिया जाता है। तो ये तो सर हम पहले से भी आपको पता होगा ना, मतलब आप भी एकदम मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए कि चुनाव के पहले स्टेटमेंट अलग, फिर बाद में आप ये सब ना तो मैंने चुनाव से पहले ये बात करी कि मैं पाड़ दूंगा। मैं तो एमपी बनने के बाद करी, तथ्यों के साथ बात करी। नाही की टीम आई, वो मेरे तथ्यों को मानकर। तो ये क्या माना जाए कि वो खंबा अभी फिलहाल तो नहीं उखड़ेगा? आप चाहते हैं तो चलिए, मैं और आप नहीं, मतलब मुझे कोई जेल जाने का शौक थोड़ी सर, ये तो मुझे कार्यक्रम करना है, हर हफ्ते करना है। अंदर गया तो बाहर ये काम कौन करेगा? टेक्निकलिटी की बात है जी। मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो टोल के ऊपर फैसला आना है, उस पर क्या रुख लेता है। अगर एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा तो चाहे मुझे पार्टी बनना पड़ेगा, मैं स्वयं जाकर। चलिए कोई नहीं, ये जो बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं ना आपसे, अब मैं लगातार वो सब सवाल जी वो सब सवाल मैं आपसे अब कर रहा हूँ। एक और हैं दोस्त, वो लिखते हैं कि आपकी पार्टी पर प्रदेश में गुंडागर्दी करने के आरोप लगते रहे हैं। आरोप यहाँ तक भी लगे हैं कि खुद के विधायकों को कमरे में बंद करके पीटा जाता है। दुष्यंत जी और जो नई पीढ़ी हैं उनसे बहुत उम्मीद है, लेकिन शशि जी ये सवाल करने में आप मत डरिएगा। शशि जी, जहाँ विधायकों को पीटने की बात है, मैं तो आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, आपके कैमरामैन पे आप हाथ उठा दीजिए, कल वो आपके साथ कैमरा लेकर नहीं खड़ा होगा। वो तो एक विधायक है जो जनप्रतिनिधि है, चुनकर उस पद पर पहुंचा है। अगर उसके साथ ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो मुझे लगता है कोई विधायक भी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, ये संगठन ही खत्म हो जाता। कांग्रेसियों का दुष्प्रचार था, और ये दुष्प्रचार आज से नहीं था, ये लोगों ने 89 के बाद जब ग्रीन ब्रिगेड बनी थी उस समय शुरू किया था। और मुझे लगता है कि हम जो युवा है, हम कामयाब रहे हैं कि इस दुष्प्रचार को हमने दूर किया है। खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसी सोच के लोग आज भी उन चीज़ों को उठाकर आते हैं, मगर ना
हम इस लोगों के माइंडसेट को बदल सकते हैं। मगर आज जहाँ जरूरत है उस युवा पीढ़ी के दिमाग में ये डालने की जरूरत है कि आप मेट्रो की बात करिए, आप गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनते देखिए, वो एक विजन था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। आज आप मानेसर की बात करते हैं, फिर सोनीपत के एक्सटीरियर में जो IMTs बने उनकी बात करते हैं, ये चौटाला साहब की सोच थी कि दिल्ली का लोड कहीं और जाने से अच्छा हम हरियाणा में लाए, और आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। एक और सवाल है, पूछ लें सर, एक लाइन लगा करके। ये सब मतलब मैं तो समझ रहा था कि मिर्च और नीम के पत्ते मैं लेके घूमता हूँ, लेकिन जो सवाल आए हैं ये मेरे पत्ते जो है वो सब फीके पड़ गए। एक लिखते हैं जो आपकी पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं, और मैं फेसबुक पर उन्हें बड़ा एक्टिव देखता हूँ, बिना नाम, ये देखिए मैंने कागज़ भी छुपाया हुआ है कि गलती से, हालांकि बहुत सारे में तो नाम मैंने लिख के लाया नहीं, कुछ कोडेड है। करण चौटाला आपके संसदीय क्षेत्र में आकर टोल पर मारपीट की, उससे आपको क्या महसूस हुआ? ये एक सवाल है। देखिए, जो घटना हुई थी इसकी हमने पूरी इंक्वायरी भी कराई, और मेरी जो टोल के मैनेजर थे स्वयं उनसे भी बात हुई। जहाँ मारपीट करने की बात आई थी, मारपीट नहीं हुई थी, जरूर वाद विवाद बातों का हुआ था, और उस वाद विवाद के अंदर भी ये था कि जो वहाँ एम्प्लॉय था उसने पहले बदतमीजी करी थी, और जब वो गाड़ी से उतरा तो वहाँ माहौल ऐसा बन चुका था कि कंट्रोल से कई बार चीज़ें बाहर हो जाती। मगर मैं तो मानता हूँ कि वो एक सुलझापन था कि वो चीज़ कंट्रोल हो। एक अगला सवाल है, और ये जनता टीवी है तो मेरे कार्यक्रम में जनता का सवाल बहुत ज़्यादा होता है। स्वागत है, कोई भी सवाल आप पूछिए। वो लिखते हैं कि बाबा राम रहीम मसले पर हुए कत्लेआम को लेकर दुष्यंत चौटाला क्यों चुप रहे? दोषी को सजा देना कानून का काम है, लेकिन निर्दोष लोगों का कत्लेआम क्यों हुआ? इस पर दुष्यंत जी क्यों नहीं कुछ बोलते? मैंने आज नहीं, मैंने जिस दिन ये वाकया हुआ था, जब पंचकुला के अंदर, सिरसा के अंदर गोलियां चली थी, मैंने उससे अगले दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और मैं आज भी इस भाई को, जिसने भी आपको ये सवाल भेजा, मैं बोलता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है, ये सरकार का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में सरकार विफल रही। 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो बाबा रामपाल वाला इंसिडेंट हो, चाहे जाट एजिटेशन वाला इंसिडेंट हो, चाहे बाबा राम रहीम वाला इंसिडेंट, और ये फेलियर मुख्यमंत्री का फेलियर है। अगर किसी की जान गई तो उसकी जान जाने का सबसे बड़ा जो फेलियर रहा है वो मुझे लगता है कि ना तो सरकार ने एडवांस में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया, और बाद में जब हाथ से बाहर सिचुएशन होगी, जब वहाँ शूट एट साइट के ऑर्डर और मिलिट्री को बुलाने के ऑर्डर दे दिए गए। अगर सरकार पहले ही कंट्रोल कर लेती, पंजाब ने कंट्रोल किया, पंजाब में कोई एक व्यक्ति की जान गई हो तो बताओ। तो इस कंट्रोवर्सी से आपने खुद को अलग रखा? मैं ना तो कंट्रोवर्सी के अंदर हूँ ना बाहर। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को निभाते हुए उस जिम्मेवारी को आगे भी पास ऑन करूँ। और मैं तो मानता हूँ कि इस पूरे फेलियर के बाद एक SIT बनी, हमारे ही पार्टी के प्रवक्ता रविंदर ढुल ने जाकर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि सिचुएशन वर्स हो जाएगी, आप कंट्रोल करिए। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। अगर उस समय रविंदर वो एप्लीकेशन ना डालता तो मुझे लगता है कि आज तो 40 लोगों की बात कर रहे हैं, शायद ये आंकड़ा सैकड़ों से ऊपर चला गया। अगला सवाल है, लिखने वाले का नाम फिर नहीं बोलूँगा। आज तक कितने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है व्यक्तिगत तौर पर दुष्यंत चौटाला जी ने? हिसार में पानी के लिए धरना दे रहे किसानों के समर्थन पत्र पर साइन क्यों नहीं किया? बिल्कुल कर आया था। जो भी व्यक्ति आपको कह रहा है उनकी डायरी थी, बाकायदा धरने के अंदर जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो डायरी पे साइन करता है। जहां बात एक और डायरी में करी गई थी जिनके अंदर कोई ऐसे फैक्ट्स लिखे हुए थे जिनको मैंने पढ़ा नहीं, तो मैंने साइन नहीं किया। पर जहां उनके धरने की बात थी, पहली बार उनने धरना दिया तो मैंने पार्लियामेंट में बात उठाई। खुद धनखड़ साहब का मेरे पास पत्र आया कि 7 दिन की बजाय 12 दिन हम पानी देंगे। जब दोबारा ये लोग धरने पर बैठे 40 गांव के लोग,
मैं एक बार नहीं स्वयं 2 बार जाकर आया, एक बार अभय सिंह चौटाला जी मेरे साथ के, एक बार मैं जाकर आया। और वहां पर नंबरदार जी जो इस पूरी मुहिम के प्रधान थे, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करिए और उस कमेटी को मैं नितिन गडकरी जी के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये डिस्प्यूट कोई हरियाणा के इंटरनल वाटर्स का नहीं है। ये राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर, जो नहर पक्की होनी थी, जो हेड पक्का होना था, जिससे पानी का फ्लो बढ़ना था हरियाणा के लिए, उस पर जो रोक लगाई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मगर कई लोग बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, तो कई लोगों ने कोई लोकल नेताओं के साथ मिलकर गडकरी जी से मुलाकात करी और आज तक उस चीज का नतीजा है कि वो जो हेड पक्का होना था वो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक और सवाल है आपके लिए, वो है कि सिरसा इनेलो का गढ़ माना जाता है जी, लेकिन कभी इनेलो परिवार ने सिरसा विधानसभा सीट प्रॉपर से चुनाव नहीं लड़ा। क्या आपको सिरसा शहर में करवाए गए विकास कार्यों पे भरोसा नहीं है, या फिर रहते सिरसा में हैं और डरते भी सिरसा से हैं? देखिए, ना डरे, जहाँ लोकसभा की बात है रिजर्व है, और जहाँ विधानसभा की बात है, आज इलाहाबाद और डवाड़ी 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ हमारे परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि 4 सीटें जो जनरल की है, चारों पे चुनाव लड़ो, वो पॉलिटिकली फिजिबल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। जहाँ मेरे उचारना लड़ने की बात थी, जब परिवार के 3 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो चौथा लड़ नहीं पाएगा। और जहाँ भाई की बात है, कई ऐसी सीटें होती है जहाँ के आई थिंक डेमोग्राफिक्स ऐसे होते हैं कि आप उन सीटों पर पार्टी के और जो मजबूत साथी हैं उनको चुनाव लड़वाएं। और मुझे लगता है मक्खनलाल जी को जो जिम्मेवारी दी, आज उसका नतीजा है कि 8 चुनाव बाद इंडियन नेशनल लोकदल उस सीट को इतने अच्छे मार्जिन से जीती। एक और सवाल है, वो आपका पारिवारिक भी है, आप कि आप लिखते हैं, अब ये सच्चाई कितनी है या आप बताएंगे, या आखिरी सवाल है, अभय चौटाला जी की पत्नी कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, फैसला, सवाल आगे सुन लीजिए। उनकी सक्रियता को देखते हुए क्या 2019 में कांता चौटाला जी डबवाली विधानसभा से लड़ने का दावा ठोक सकती हैं, जबकि यहाँ से आपकी यानी कि दुष्यंत जी की माता जी विधायक? देखिए, जहाँ ये देखिए लोग कितनी नज़र रखते हैं आप लोगों पर, बहुत अच्छी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। मगर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरी मदर एक हाउसवाइफ थी, आज विधायक बन के जरूर फील्ड में आई। मेरी चाची जी भी एक हाउसवाइफ। चौटाला साहब उनको चुनाव लड़ाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, मेरी मदर को लड़ाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी और परिवार के सदस्य दिग्विजय को, करण को, अर्जुन को लड़ाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। फैसला जो घर परिवार का मुखिया करेगा वही निभेगा। अगर आज मैं कह दूं कि मैं हिसार से ही चुनाव लड़ूंगा, मेरा अप्रूवल भी तो, जो मेरी टिकट का फॉर्म होगा उसमें तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन करेगा। अगर उनका साइन नहीं होगा तो दुष्यंत चौटाला निर्दलीय तो चुनाव लड़ सकता है, मगर चश्मा पे चुनाव नहीं लड़ सकता। तो किसी को भी चुनाव लड़ाना, कहाँ से चुनाव लड़ाना, ये फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। मैं तो ये उम्मीद रखता था कि उचाना के अंदर से मेरी दादी जी को चुनाव लड़ाएंगे, मैं तो यही आशा रखता था। मगर मैं तो हेलीकॉप्टर में था जब लिस्ट आउट करी गई और उसमें मेरा नाम आया। और मैं आपको 4 जने भी बताता हूँ, एक मेरा ड्राइवर था, एक मेरे साथ अवतार बढ़ाना जी थे जो उस समय हमारे संगठन में थे, एक हमारे युवा साथी, हम 4 लोग थे। और उसके मोबाइल पे मैसेज आया कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे, और मैं यूँ पीछे हो गया, मैं अभी एक चुनाव लड़के हटा लड़ाई। जिसको भी जहाँ से चुनाव चौटाला साहब लड़ाएंगे, मेरे ख्याल से वो पीछे नहीं हटेगा और आने वाले समय भी उसी तरीके से चुनाव लड़ेगा। तो 2000, अब तो 18 खत्म ही मान लिया जाए, 2019 में दुष्यंत चौटाला पॉलिटिक्स में सब पत्नीक होंगे या पत्नी घर ही संभालेंगी? बड़ी चर्चा सुनी है कि झज्जर वाले बेल्ट में कहीं से उनको, या पता नहीं कहीं से भी उनको चुनाव भी उतारा जाए, मेघना चौटाला जी को। उनका गांव पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे, जहाँ तक मेरे फैसले की बात होगी, मुझे लगता है कि सबसे जरूरी इस परिवार को और इस घर को संभालने की बात है। और आज एक परिवार के नए सदस्य की जिम्मेवारी बनती है कि परिवार की यूनिटी को और आगे और मजबूती से लेके जाए। जहाँ चुनाव लड़ने की बात है, अभी हम 2 तो लड़ रहे हैं,
और डॉक्टर साहब बाहर आ जाएंगे विधानसभा से पहले तो शायद मेरे को छोड़ना पड़े और उनको लड़वाना पड़ जाए। तो ये परिस्थितियाँ किसी को नहीं पता। मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि दुष्यंत चुनाव अगर चौटाला साहब कहेंगे लड़ना है तो लड़ेगा, मगर जहाँ मेरी मिसेज की बात है, ये विश्वास है कि वो अपनी पढ़ाई और अपने घर को संभाले। मतलब अभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो अपना पढ़ाई और अपने घर को संभालेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी इस बातचीत के लिए। सवाल सर तीखे हो तो मुझे तो लगा आप नीम की बात कर रहे हैं। आपने तो वो एक स्प्लेंडा करके पत्ता आया है, ये शुगर फ्री के मरीजों को देते हैं, वो नीम जैसा दिखता है, एक बाइट लो तो कड़वी होती है, थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता है एंड में। आपके सवाल तो मुझे ऐसे लगे मैं नीम के पत्ते भी शुगर कोटेड रखता हूँ कि सामने वाले को खाने में दर्द ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दुष्यंत चौटाला जी थे और आपके बहुत सारे सवाल आए थे। मेरी कोशिश थी कि आपके जितने सवाल आए उनमें से अधिक सवाल मैं इनके सामने रख सकूं। और कई लोग जो मुझे इनबॉक्स पे भेज रहे थे, कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे लगा पूछना ठीक नहीं है, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूं। और लेकिन जो सवाल बनते हैं वो दुष्यंत जी से हमने पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और अगले एपिसोड में एक और हस्ती के साथ मुलाकात होगी और उनके लिए भी सर नीम के पत्ते तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।